अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर जो है वो काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको लीगल इशू से भी बचने में हेल्प करेगा और आपको जल्द से जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय करने में भी गाइड करेगा इंशाल्लाह। ये हमारी टॉक्सिकोलॉजी की थर्ड वीडियो है और अब तक की वीडियोस में हम अल्हम्दुलिल्लाह स्नैक बाइट और स्नैक बाइट का मैनेजमेंट जो है वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि यूजुअली हमें जो स्नैक बाइट मिलता है वो कितने टाइप्स का हो सकता है और उसमें हम क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक जो है वो हम किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको हम यूजुअली ओपी पॉइजनिंग बोलते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो हैं वो केमिकल कंपाउंड्स हैं और इनका सोर्स जो है वो इंसेक्टिसाइड स्प्रेज हैं या क्रॉप पे की जाने वाली स्प्रेज हैं। उनके अंदर ये केमिकल कंपाउंड होता है और ये पॉइजनिंग जो है ये रूरल एरियाज़ में आपको ज़्यादा देखने में मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। स्पेशली जब आप किसी रूरल हेल्थ सेंटर में या किसी टीएचक्यू या डीएचक्यू में काम कर रहे होंगे तो तब आपको इमरजेंसी में जो है वो इस तरह के पॉइजनिंग वाले केसेस मिलेंगे। विद इन सिटी हो सकता है कि आपको इस तरह की पॉइजनिंग देखने में ना मिले, बहरहाल ये भी एक कॉमन पॉइजनिंग है और इसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। इसका जो रूट ऑफ एंट्री होता है वो 3 तरह के हैं। ये इन्हेलेशन से भी बॉडी में जा सकती है, इंजेक्शन से भी जा सकती है और स्किन से भी जा सकती है। ये चीज़ नोट करने वाली है कि कॉन्टैक्ट से भी ये जो है वो एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर। तो इसलिए मैनेजमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि पेशेंट को डीकंटामिनेट करना सबसे पहले ज़रूरी है, राइट। अदरवाइज़ वो जितनी देर स्किन के साथ लगी रहेगी तो वो पॉइजनिंग होती रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट आपके पास मैनिफेस्ट कैसे करेगा। तो इसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो विद इन मिनट्स भी हो सकती है या हो सकता है कि वो कुछ डेज़ के बाद आपके पास प्रेजेंट हो। ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री पे आपको वो यही बताएगा कि मैं इस अभी स्प्रे कर रहा था और मेरे साथ ये मसला हुआ है। हो सकता है कि वो ये बताए कि मैंने कल या परसों स्प्रे की थी और अब मैं जो है वो इन प्रॉब्लम के साथ आया हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये भी चीज़ नोट करने वाली है कि इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो आफ्टर डेज़ भी हो सकती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये पॉइजनिंग करती क्या है। ये एक्चुअली एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देती है या इनहिबिट कर देती है और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा और दैट विल लीड टू कोलिनर्जिक क्राइसिस। और आपको पता है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, मस्करीनिक एंड निकोटिनिक, राइट। तो इस पॉइजनिंग में एसिटाइलकोलिन जो है वो दोनों तरह के रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लेगा और उसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे जो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि मस्करीनिक एज वेल एज निकोटिनिक दोनों तरह के रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट। इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनको आप इस निमोनिक से याद कर लें, स्लड। ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगा स्लड रेस्पॉन्स के नाम से। तो इसमें एस स्टैंड फॉर स्वेटिंग एंड सलाइवेशन, एल स्टैंड फॉर लैक्रीमेशन, यू फॉर यूरिनेशन एंड डी फॉर डायरिया। इन शॉर्ट आप ये याद रख लें कि जब एसिटाइलकोलिन की एक्सेस होती है बॉडी में तो सारी सेक्रीशन जो हैं वो एक्सेस में आ जाती हैं, राइट। ये आप देखें तो ये सारी सेक्रीशन हैं बॉडी की जो कि इस पॉइजनिंग में जो है वो एक्सेसिव हो जाएंगी। और जहाँ तक इसके साइंस की बात है तो पेशेंट आपके पास जिन साइंस के साथ प्रेजेंट होगा वो ये वाले हैं। मायोसिस होगा, गार्लिक लाइक ऑर्डर होगी। आप पेशेंट के करीब आएंगे तो आपको गार्लिक लाइक ऑर्डर फील होगी और पेशेंट टैकीकार्डिया में भी हो सकता है और पेशेंट जो है उसकी रेस्पिरेटरी जो एयरवेज हैं उनमें भी एक्सेसिव सिक्रीशंस की वजह से इवन पेशेंट कैन गो इन रेस्पिरेटरी फेलियर, राइट। तो अगर ज़्यादा पॉइजनिंग हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पेशेंट ने ले लिया हो या पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा हो गई हो किसी तरह से तो ये वाली जो प्रेजेंटेशन है वो डेंजरस हो सकती है फॉर पेशेंट, राइट। तो आपको ये ख्याल रखना है कि उसके एयरवेज को भी चेक करना है कि अगर उनमें ज़्यादा सिक्रीशंस हैं तो आपने टाइमली सक्शनिंग जो है वो शुरू करनी है, राइट। और ये भी इसके साइंस का एक हाल मार्क है कि पेशेंट जो है वो मायोसिस के साथ प्रेजेंट होता है। टिपिकली
पिन पॉइंट प्यूपिल्स होते हैं बायलेटरल, जब आप उसको लाइट पे चेक करेंगे तो पिन पॉइंट प्यूपिल होंगे और वो डायलेट नहीं करेंगे, राइट। तो अगर आपके पास पिन पॉइंट प्यूपिल्स के साथ कोई पेशेंट आता है और एमरजेंसी में प्रेजेंट होता है तो आपके जहन में ये ओपी पॉइजनिंग ज़रूर आनी चाहिए, राइट। उसके बाद इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो एज सच आपको हेल्प आउट नहीं करेगी। इसमें बेसलाइन करवाएं या ना करवाएं उससे पेशेंट के मैनेजमेंट पे या डायग्नोसिस पे कोई फ़र्क नहीं होने वाला। इसको एक्चुअली आपने हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन पे ही जो है वो डायग्नोस करना है, राइट। और अगर ये सारी चीज़ें आपके जहन में होंगी तभी आप इस डायग्नोसिस तक पहुंच सकेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट में जैसे मैंने बताया कि जब तक ये केमिकल कंपाउंड जो है जब तक ये केमिकल जो है बॉडी के साथ टच में रहेगा तब तक पेशेंट को पॉइजनिंग होती रहेगी, राइट। तो इसलिए आपने क्या करना है कि उसको डिकंटामिनेट करना है। जो कपड़े उसने पहने हुए थे अगर उन्हीं कपड़ों के साथ उसको पॉइजनिंग हुई है तो वो कपड़े आपने रिमूव करवाने हैं इमीडिएटली, राइट। और उसको एडवाइस करना है और उसके जो अटेंडेंट हैं उनको कहना है कि इसको कोई चादर में लपेट दें या अगर आपके पास कोई कपड़े हैं तो उसको पहना दें। वो वाले कपड़े जिनमें वो पॉइजनिंग के साथ आया है वो जल्द अज जल्द वहाँ से रिमूव करना ज़रूरी है, राइट। अदरवाइज़ ये है कि पेशेंट हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी में है, लेकिन पॉइजनिंग फिर भी हो रही है, राइट। तो आपने इस कंटिन्यूशन को ब्रेक करना ज़रूरी है। उसके बाद लाइक एवरी पॉइजनिंग हमने ABCDE पे फोकस करना है। IV लाइन मेंटेन करनी है पेशेंट की और देखना है कि उसकी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर, जैसे मैंने बताया कि उसको आपने डिकंटामिनेट करना है जल्द से जल्द। उसके बाद हमने पेशेंट को ऑक्सीजन इनहेलेशन स्टार्ट करवा देनी है ताकि उसकी एंजाइटी जो है वो रिलीव हो। अगर सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है तो फिर इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू करना है। उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स शामिल हैं क्योंकि वो इनहेलेशन से या इंजेक्शन से जो उसके स्टोमक पे इंजरी हुई है उसको रिवर्स किया जाए। और एंटीबायोटिक्स देने हैं अगर पेशेंट वॉमिट कर रहा है या उसको नोज़िया हो रहा है। और एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर पेशेंट को फ़ीवर हो रहा है या आपको लगता है कि पेशेंट की लुक जो है वो एक सेप्टिक लुक है या सिक लुकिंग पेशेंट है तो आप उसको एंटीबायोटिक्स भी शॉर्ट दे सकते हैं, राइट। जो सेकंड पार्ट है मैनेजमेंट का वो है स्पेसिफिक मैनेजमेंट। और स्पेसिफिक मैनेजमेंट में हम इसके एंटीडोट्स को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हमने डिस्कस किया कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो है वो ब्लॉक हो रहा है और उसकी वजह से एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए हम इंजेक्शन एट्रोपिन यूज़ करेंगे और इसकी डोज जो है वो 1 mg IV बोलस है, 1 mg ऑफ एट्रोपिन, और उसको हम डाइल्यूट करते हैं 5 या 10 cc में और वो पेशेंट को बोलस जो है वो दे देते हैं, राइट। और ये बोलसिस जो है वो हम रिपीट कर सकते हैं आफ्टर एवरी 10 to 15 मिनट्स। साथ ही साथ हमने पेशेंट को ये भी देखते रहना है कि जब तक उसकी एट्रोपिनाइजेशन जो है वो अचीव नहीं हो जाती, राइट। एट्रोपिनाइजेशन क्या होती है? किसी पेशेंट को जब हम IV एट्रोपिन देते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। वो ये होती हैं कि उसका जो प्यूपिल पिन पॉइंट प्यूपिल थे वो डायलेट हो जाएंगे, उसकी स्किन पे जो एक्सेसिव सिक्रीशंस आपको मिल रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी और उसकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी और टैकीकार्डिया उसको डेवलप हो जाएगा, राइट। ये एट्रोपिन के इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी पे, क्योंकि एट्रोपिन जो है वो एंटी कोलिनर्जिक होता है और पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करता है। तो उसके बाद तो जब पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक होगा तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो ओवरकम कर जाएगी और उसकी वजह से ये वाले चेंजेस आती हैं बॉडी में। तो हम मॉनिटर करेंगे एट्रोपिन देते हुए साथ साथ पेशेंट को कि अगर उसमें ये वाले साइंस जो हैं वो डेवलप हो गए हैं तो इट्स टाइम कि आप एट्रोपिन को स्टॉप कर दें। एक और एंटीडोट इसका आपको मार्केट में मिल जाएगा प्रेलिडोक्साइम के नाम से, और प्रेलिडोक्साइम की डोज जो है 1 to 2 ग्राम IV बोलस होता है। ये आप पेशेंट को जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि एट्रोपिन के बावजूद भी पेशेंट जो है वो रिवर्स नहीं हो रहा तो आप उसको ये वाला एंटीडोट जो है वो दे सकते हैं। और अगर इसके देने के बावजूद भी पेशेंट के जो साइन सिम्टम है वो एज सच आ रहे हैं तो आप इसको 1 घंटे के बाद जो है वो रिपीट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये थी एक ब्रीफ सी डिस्कशन के ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या होते हैं और किस तरह से बॉडी पे जो है वो एक्ट कर सकते हैं, उसके क्या क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं और आपने OP पॉइजनिंग वाले पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है, राइट।
आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।